आज के सेगमेंट में हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक और बढ़िया से टॉपिक के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। तो भाई गुड इवनिंग ज्योति नाजरीन, गुड इवनिंग। तो आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत के बारे में। सीटेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपके लगभग हर पेपर में इलेक्ट्रिसिटी का साइंस सेगमेंट में क्वेश्चन जरूर आया है। इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन भी बहुत आसान सा आता है कि अगर आपको एक सर्किट कंप्लीट करना है तो आप किस चीज का यूज लेंगे। आपको अगर कोई सर्किट दिया जाए, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, किस तरह से वो जुड़ते हैं आपस में, ये सारी चीजें आपसे छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। डोमेस्टिक सर्किट का क्वेश्चन आता है कि हमारे घर में जो वायरिंग आती है वो किस तरह से होती है। ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आपसे पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। तो वही सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, यानी कि विद्युत धारा, रेजिस्टेंस, डोमेस्टिक सर्किट और हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे भाई। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज के सेगमेंट को। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा क्या होती है, तो आप सबने पढ़ रखा है इसके डेफिनेशन, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो वही मेन डेफिनेशन है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। आवेश प्रवाह की दर को ही विद्युत धारा कहा जाता है। बिल्कुल सिंपल से डेफिनेशन है। ठीक है भाई, आवेश अगर कहीं प्रवाहित हो रहा है तो किस रेट से आवेश प्रवाहित हो रहा है, चार्ज फ्लो कर रहा है, उस रेट को ही हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या बनता है भाई, I इक्वल्स टू Q बाय T, ये इसका फॉर्मूला बनता है। यूनिट की अगर बात करें तो इसका यूनिट होता है एम्पियर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका यूनिट होता है कूलाम पर सेकेंड। तो दोनों ही इसके यूनिट बनते हैं, एम्पियर भी और कूलाम पर सेकेंड भी। अच्छा भाई, अब आता है करंट कितने, करंट को अगर मेजर करना है तो आप किस डिवाइस का यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं अमीटर टू मेजर करंट। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अमीटर का यूज करते हैं। अच्छा भाई, अब आता है क्वेश्चन कि करंट जो है किस डायरेक्शन में फ्लो करती है। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी वायर में चार्ज फ्लो कर, चार्ज कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, करंट हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है। अगर करंट किसी वायर में फ्लो कर रही है तो करंट जिस दिशा में है, चार्ज हमेशा उसके, समझ जाना, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके विपरीत दिशा में फ्लो करता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है। तो इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस ये एक अदिश राशि होती है। ओके, इसको कहीं कहीं पर इसको टेंसर भी कहा जाता है। तो टेंसर स्केलर का ही एक पार्ट है, तो नाम दोनों याद रखिएगा, टेंसर स्केलर। तो आप टेंसर को यहाँ पे चूज करेंगे। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप की होती है। इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी भाई, एक सॉरी, एक होता है आपका एसी और दूसरा होता है डीसी, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। दोनों में अंतर क्या होता है, आइए समझते हैं। अगर आप ग्राफ को देखें तो आप अच्छे से इसको समझ पाएंगे। तो डायरेक्ट करंट का ग्राफ बनता है बिल्कुल ऐसा, स्ट्रेट लाइन। तो डायरेक्ट करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। मतलब डायरेक्ट करंट का परिमाण नहीं बदलता जब तक वो फ्लो कर रही है, और ना ही उसकी दिशा बदलती है।
वो परिमाण और दिशा दोनों ही क्या रहते हैं भाई, नियत रहते हैं, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। अच्छा, लेकिन एसी में जब आप जाएंगे अल्टरनेटिंग करंट में, तो ये थोड़ा सा अलग हो जाती है। ये साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में इस तरह से ट्रेवल करती है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही वेरिएबल है, यानी कि इसमें परिमाण और दिशा दोनों ही लगातार बदलते रहते हैं। ओके, ये आपके घरों में आती है, आपके घरों में जो सप्लाई होती है वो एसी आती है। और डीसी कहाँ देखने को मिलती है, जितने भी सेल और जितनी भी बैटरी आती है उन सभी में आपको देखने को मिलता है क्या, डायरेक्ट करंट। तो डायरेक्ट करंट आपको देखने को मिलेगा सेल और बैटरी में, और घरों में जो करंट आती है वो आपकी अल्टरनेटिंग करंट आती है जो आपके घरों में सप्लाई होती है। अच्छा भाई, इसके बाद अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, कहते हैं कहीं पर 200 वोल्ट का एसी करंट जा रहा है और 200 वोल्ट का ही डीसी जा रहा है, दोनों में कौन ज्यादा खतरनाक होता है। तो हमेशा याद रखिएगा, एसी और डीसी में जब कभी भी कंपेयर हो तो आप हमेशा खतरनाक किसको बताएंगे भाई, एसी को बताएंगे। डीसी नहीं खतरनाक होती है, एसी मोर डेंजरस। डीसी डायरेक्ट करंट से ज्यादा खतरनाक होती है अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा, अल्टरनेटिंग करंट थोड़ा कम भी होगी तो भी ज्यादा खतरनाक होगी। मान लो अगर आपको ये दे दिया जाए 200 वोल्ट का एसी और 220 वोल्ट का डीसी, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ कौन ज्यादा है, तब भी एसी ही ज्यादा है, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट बहुत खतरनाक होती है। ये जो वैल्यू आपको दिखाई जाती है वो इसकी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, आरएमएस। इसकी पूरी वैल्यू आपको नहीं पता होती है, क्यों, क्योंकि ये ऐसे चलती है। तो एक बार ये अपने पीक पर जाती है जो कि लगभग 300 के आसपास बनता है, फिर निगेटिव जाती है, फिर पॉजिटिव होती है। तो ये बार बार कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन ये एक बार जितनी जाएगी उतनी ही जाती रहेगी, ना कम होगी ना ज्यादा होगी। ये लॉजिक अच्छे से समझिएगा। ओके, तो यहाँ पे एसीडीसी में एसी ज्यादा खतरनाक है। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक करंट की बात। करंट के बाद आते हैं रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है कि वो अपने द्वारा अपने अंदर से करंट के फ्लो को कितना रेजिस्ट कर सकती है, यानी कि कितने करंट के प्रवाह का विरोध कर सकती है। जैसे आपके पास प्लास्टिक है, तो प्लास्टिक से करंट नहीं फ्लो होता, क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। लेकिन उसी जगह प्लास्टिक की जगह आपके पास लोहा हो, कॉपर हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, ऐसी चीजें हो, तो उनसे करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई उनका रेजिस्टेंस बहुत कम है, वो विरोध नहीं करते। तो रेजिस्टेंस का मतलब है किसी भी पदार्थ का वो गुण जो उससे प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का विरोध करे। अच्छा भाई, ये समझ में आ गया। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो होता है ओम। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला है। अब ये तीनों चीजें क्या है, आर तो रेजिस्टेंस हो गया, रो क्या है, रो है रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी वो अभी आगे बताएंगे आपको क्या है। एल क्या है, तार की लंबाई, जिस तार की हम बात कर रहे हैं उसकी लंबाई। ठीक है, और ए क्या है, ए है तार का क्षेत्रफल।
एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। तो ये तीनों चीजें आपके अलग अलग है। अब आप देख सकते हैं साफ साफ इस फॉर्मूले से कि रेजिस्टेंस जो है वो रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर आप रेजिस्टिविटी बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, आप वायर की लंबाई बढ़ाओगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और आप वायर का एरिया बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस घटेगा। क्यों? क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस केस में। तो अगर वायर का एरिया बढ़ता है, वायर बड़ा होता है, मोटा होता है, तो उसका प्रतिरोध भी कम होता चला जाता है, लेकिन वायर की लंबाई बढ़ेगी तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पेपर में बनते हैं। जैसे आपको पता है ये वायर की लेंथ के अनुपाती और उसके एरिया के विक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अच्छा भाई, तो अब यहां से देखें जरा, मान लो आपको क्वेश्चन दिया जाए कि एक वायर है जिसकी पहले लेंथ थी 2 मीटर, तो उसका रेजिस्टेंस था 3 ओम। अब मैंने उसकी लंबाई बढ़ाकर कर दिया है 6 मीटर, तो अब नया रेजिस्टेंस बताइए कितना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल आसान तरीका है। अगर आप मैथमेटिक्स में ठीक है तो आप रेशियो से कर दीजिए कि लंबाई कितने गुना बढ़ रही है, 3 गुना, तो रेजिस्टेंस भी कितने गुना बढ़ेगा, 3 गुना, यानी कि नया रेजिस्टेंस हो जाएगा 9 ओम। खत्म। क्यों? क्योंकि दोनों अनुक्रमानुपाती हैं। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो फॉर्मूले से कर लीजिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, तो आप बना लो R1/R2, तो वो किसके बराबर होगा, L1/L2 के। बस तो वैल्यू पता है, R1 ये रहा 3 ओम, R2 आपको निकलना है, L1 पहले था 2, अब हो गया 6, तो ये आ गया 3, R2 की वैल्यू 9। तो आप जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मेथड बस इतना सही है, ठीक है। लेकिन जब एरिया की बात आती है तो चीजें बदल जाती है। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाए, किसी वायर का एरिया था पहले 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब उसका रेजिस्टेंस था 16 ओम। अब हमने एरिया का दिया है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो देखो एरिया घट रहा है, अगर एरिया घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा भाई, ठीक है। रेशियो से करेंगे तो क्या होगा, देखो 9 से 3 यानी कि 1/3 हो गया है, तो ये 3 गुना बढ़ जाएगा, यानी कि 48 ओम हो जाएगा। ऐसे नहीं करना तो रेशियो से कर लो, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/A। अगर आप यहाँ से R1/R2 निकालेंगे तो वो इसके उल्टा आएगा, मतलब A2/A1। अब बस आप वैल्यू रखिए, R1 है 16, R2 पता नहीं, A2 है 3, A1 है 9, तो ये आ जाएगा 3, उधर जाएगा मल्टीप्लाई होगा, तो R2 आ गया 48 होगा। बस इस तरह के दो छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो भाई समझ में आ गई न्यूमेरिकल दोनों? जल्दी से बताओ भाई। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहां से आता है नेक्स्ट पार्ट कि आज हमने ये सारी चीजें संभाल ली कि किस किस तरह से लंबाई और इन पर डिपेंड करता है। अब आता है अगला पार्ट कि रेजिस्टिविटी आखिरकार होती क्या है। रेजिस्टिविटी किसी भी वायर का या किसी भी पदार्थ का वो गुण होता है जो पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया कितना करंट वो रेजिस्ट करता है उसे कहते हैं। ध्यान से समझना, जैसे ये वायर है, ये मान लो 8 मीटर लंबा है, तो ये पूरा वायर कितनी करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगा, वो इसका रेजिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। जब पूरे वायर की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस। लेकिन जब बात आती है कि ये पर यूनिट लेंथ यानी कि 1 मीटर में
1 मीटर में ये कितना करंट को रोकने की इसकी क्षमता है या कितना करंट को ये अपोज कर सकता है, तो वो इसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया, प्रति एकांक लंबाई और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ये कितने विद्युत धारा का विरोध कर सकता है, वो प्रॉपर्टी इसकी रेजिस्टिविटी कहलाती है। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम मीटर। ओके भाई, ओम मीटर इसका मात्रक बनता है। अच्छा, रेजिस्टिविटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, ये बात ध्यान से समझना। कौन कौन से? पहला, नेचर ऑफ मटेरियल, पदार्थ आप कैसा ले रहे हैं, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर। और दूसरा, टेम्परेचर पर, यानी कि तापमान कैसा है। अच्छा, टेम्परेचर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आपको हमने पीछे क्या पढ़ाया कि रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो क्या हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस भी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके पेपर में कि बताइए प्रतिरोध तापमान पर किस तरह निर्भर करता है। तो प्रतिरोध तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है भाई, यानी कि अगर तापमान बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है। ओके, लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ किसके लिए सही है? ओनली फॉर कंडक्टर्स, यानी कि सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थों के लिए ये बात सही है। क्या? कि जो रेजिस्टेंस है वो तापमान के अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए पहले जमाने में जो टीवी आते थे ब्लैक एंड व्हाइट वाले, आपने देखे होंगे, तो उस टीवी में क्या है आता था कि भाई ज्यादा देर टीवी मत चलाओ, है ना, नहीं तो गर्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ज्यादा गर्म हो गया टीवी बंद कर दो, ठंडा होने दो। तो ये सारी बातें पहले क्यों होती थी? उसका कारण है क्योंकि पहले मेटल की प्लेट यूज होती थी, धातु की, और मेटल में क्या होता है, तापमान बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ जाता है। ज्यादा देर टीवी चलाते थे तो वहां तापमान बढ़ जाता था, जिससे प्रतिरोध और ज्यादा बढ़ जाता था। अब पता चला ज्यादा देर तक टीवी चलाओगे तो रेजिस्टेंस बहुत हो जाएगा, करंट का फ्लो पता चला बिल्कुल ही रजिस्ट हो गया, तो टीवी बंद हो गया, खराब हो गया। ये सारी चीजें वहां पर हो जाती थी। इसलिए इसलिए क्या किया गया कि भाई अब हमारी टीवी चाहे 2 दिन चलाओ, 4 दिन चलाओ, 10 दिन चलाओ, कुछ नहीं होता, क्योंकि भैया अब टीवी में लगने लगी है सेमी कंडक्टर, ठीक है, अर्धचालक। और टीवी में अब सेमी कंडक्टर है जिसका तापमान बढ़ने पर रेजिस्टेंस कम होता है, बढ़ता नहीं है। उसका जितना तापमान बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस वो कम करेगा। मतलब अब टीवी 2-3 महीने लगातार चलाइए, कोई दिक्कत नहीं। ये लॉजिक यहाँ पे काम करता है। ओके भाई, समझ में आ गया? जल्दी से बताओ। रेजिस्टेंस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर? किसी को कोई समस्या तो नहीं है? ओके, ये हो गई कहानी यहां तक। अब बढ़ते हैं भाई आगे। अब बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस यानी कि चालकता। तो चालकता जो होती है, और कंडक्टर जो चालक पदार्थ होते हैं, वो आपके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी का अपोजिट होते हैं, बिल्कुल अपोजिट। जैसे रेजिस्टेंस का काम क्या है? कितना करंट वो रोक सकता है। कंडक्टेंस का काम क्या है? कितना करंट वो फ्लो करा सकता है। ये होता है इसका मतलब। तो ये रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है। रेजिस्टिविटी क्या कहती है कि हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया कितना करंट रोक सकते हैं। कंडक्टिविटी कहती है हम पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट एरिया कितना करंट फ्लो करा सकते हैं। ये दोनों में अंतर है। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है। रेजिस्टेंस कहता है नहीं नहीं हम तो करंट रोकेंगे, ये कहता है नहीं नहीं हम तो बताएंगे कितना करंट वो फ्लो कर सकता है।
अलाउ करेंगे। ठीक है, इसका यूनिट भी रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। इसका यूनिट क्या होता है? मोह। और इसका फॉर्मूला भी उल्टा होता है, 1/R। ठीक है, तो ये सिंपल सा पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस रेजिस्टेंस का उल्टा है, और कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का उल्टा है, और मात्रक भी उल्टा हो जाता है, ओम का मोह कर देते हैं। बस इतना सा आपको याद रखना है, बाकी ज्यादा डीप नहीं जाना है। अच्छा भाई, आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा जाता है कि सर, मान लो रेजिस्टेंस का काम है करंट को रेजिस्ट करना, रोकना। तो हम किसी सर्किट में बाहर से रेजिस्टेंस लगाना चाहते हैं। ऐसे पदार्थ आते हैं मार्केट में जो करंट के फ्लो को रोक लेते हैं, तो उनको हम लोग डिवाइस के रूप में बनाकर एज अ रेजिस्टेंस यूज करते हैं। तो जब किसी सर्किट में एक से ज्यादा रेजिस्टेंस लगाने होते हैं, तो उनको जोड़ने के दो तरीके होते हैं। एक होता है सीरीज कनेक्शन, एक होता है पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन में कैसे रेजिस्टेंस लगते हैं वो देख लेते हैं। अगर सीरीज की बात करें तो भाई सीरीज पहचानो कैसे? एक ही वायर में सब जुड़ जाएंगे, वायर कहीं भी ब्रेक नहीं होगा, तो वो सीरीज कनेक्शन है। कैसे? देखिए, ये मैंने यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस लिए, R1, R2, R3, R4, R5। अब मुझसे कहा गया कि इनको सीरीज कनेक्शन है, इनको टोटल बताइए कितना है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो हमने कहा सर, यहाँ वायर कहीं भी नहीं टूट रहा है, इसका मतलब है ये सीरीज में है। तो इसका मतलब है इनको जोड़ने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस सबको एक साथ सिंपली ऐड कर देना है। R1, R2, R3, R4, R5, और ज्यादा होते तो सबको ऐड कर देते हैं। तो ये कनेक्शन होता है सीरीज। सीरीज कनेक्शन में एक बात आपको याद रखनी, क्या? कि जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है आर नेट, वो हमेशा ग्रेटर देन होता है इंडिविजुअल से। मतलब कि जो टोटल निकलेगा वो R1 से भी बड़ा होगा, R2 से भी, R3 से भी, R4 से भी, R5 से भी, मतलब इन सभी से बड़ा होगा। इससे बड़ी वैल्यू कोई आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, सबसे बड़ी वैल्यू आर नेट निकल के आएगी। क्यों? क्योंकि ये सबको जोड़ने पर आ रही है, इस वजह से। लेकिन दूसरा कनेक्शन होता है पैरेलल। पैरेलल कनेक्शन में आप कैसे पहचानोगे? वायर ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने 3 रेजिस्टेंस जोड़ दिए, लेकिन यहाँ पे वायर देखो यहीं पर ब्रेक हो गया, ए पॉइंट पर, ऐसे। तो जब वायर ब्रेक हो जाता है तो हम समझ जाते हैं कि वो पैरेलल कनेक्शन है। और इसमें टोटल जो निकलता है वो कुछ इस तरह से निकलता है, 1/R इक्वल्स टू 1/R1, 1/R2, और 1/R3, ऐसा। तो यहाँ पर जो टोटल आता है आर नेट, वो हमेशा और हमेशा छोटा आएगा इंडिविजुअल से। मतलब आर नेट R1 से भी छोटा होगा, R2 से भी छोटा होगा, R3 से भी छोटा होगा, मतलब सभी से छोटा आएगा। ठीक है, ये सिंपल सा पॉइंट आपको समझना है। सीरीज कनेक्शन में वायर नहीं टूटता, आप आसानी से जोड़ सकते हैं। पैरेलल में वायर टूट जाता है, आपको इस तरह से जोड़ना होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन करके देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप सॉल्व करिए जरा इसको। ये है 2 ओम,
4 6 8 10 12। हमने कहा ए से बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस बताइए कितना होगा। बिटवीन ए टू बी। तो बताओ भाई जल्दी से देखकर कितना हो जाएगा टोटल। ए से बी के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आप क्या करिए, सिंपली सबको जोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि वायर तो टूट नहीं रहा है, वायर नहीं टूट रहा है, इसका मतलब ये सीरीज कनेक्शन है। और सीरीज में क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है भाई, ये हो देखो 10 20 30 42 ओम, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल, सबने सही आंसर दिया। 42 ओम आपका आंसर है, बिल्कुल सही। अब लेकिन कनेक्शन हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ये कर दिया हमने, सब कर दिए 1 ओम 1 ओम 1 ओम, सब के सब 1 ओम। अब बताइए ए और बी के बीच टोटल रेजिस्टेंस कितना। हाँ भाई, अब इस केस में थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कैसे ध्यान देंगे देखिएगा जरा। भाई यहां से चले, ये तो हमें सिंपल दिखा, लेकिन यहाँ पे वायर ब्रेक हो गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, वायर ब्रेक हो गया। सी पॉइंट मान लो। यहाँ वायर जैसे ही ब्रेक हुआ तो हम समझ गए कि ये दोनों पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, तो ये दोनों जब पैरेलल है तो पहले इनको जोड़ लो। इनको जोड़ते हैं, तो 1/1 + 1/1 कितना आया, 2 आ गया। आ गया 2। अच्छा, लेकिन ये किसकी वैल्यू, ये 1/r की वैल्यू है। यहां से तो हमें r निकालना है ना, तो r कैसा आएगा, 1/2। r हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही यहाँ पर भी 1 1 2 हो जाएंगे, लेकिन 1/r की वैल्यू है, तो यहाँ पर r कितना आ जाएगा, 1/2। ये दोनों आ गए। अच्छा भाई, अब देखो, अब अगर हम इसको फिगर को दोबारा बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा, 1 ओम, ये हो गया 1/2 ओम, ये हो गया फिर से 1 ओम, ये हो गया फिर से 1/2 ओम, और ये हो गया फिर से 1 ओम। कह सकते हैं इसका हाफ ये रहा, इसका हाफ ये रहा। अब सब के सब किसमें, सर अब तो ये सीरीज में है क्योंकि वायर अब नहीं टूटा है, तो बस आप सिंपली जोड़ दो। 1 + 1 + 1 + हाफ + हाफ, बस कितना आ गया भाई, 3 और 1 4 ओम आ गया। बोलो भाई समझ में आया कि ऊपर से चला गया। कितने लोगों के ऊपर से चला गया भाई। क्लियर, क्लियर नहीं है। देखो भाई ध्यान से देखो, यहां पे इसको भूल जाओ, ये देखो पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन है, पैरेलल। और पैरेलल में कैसे निकालते हैं,
वहां पे निकालते हैं 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो R1 कितना दिया है 1 ओम, R2 पे दिया है 1 ओम। तो जब हम 1/1 प्लस 1/1 करेंगे तो आएगा ये 2, आएगा 2। लेकिन ये तो 1/r की वैल्यू है, हमें तो R निकालना है। तो R बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये टोटल आ गया इस दोनों को ऐड करने पर 1/2 ओम। ऐसे यहां पर भी इन दोनों को ऐड करने पर टोटल कितना आया 1/2 ओम। अब जब हमने 1/2 लिख लिया ऐसे और ये ऐसे, ये सारे के सारे कैसे कनेक्शन हो गए सीरीज। तो बस अब सीरीज में सबको जोड़ दिया तो आंसर आ गया 4 ओम। बस ये लॉजिक था जो आपको सीखना था। क्लियर भाई? पैरेलल में आपका सिंपल सा लॉजिक लगता है 1/r। जैसे मान लो हम ऐसा क्वेश्चन दे आपको, ये ठीक है, ये मान लो 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 6 ओम है। ये तीनों पैरेलल है, आपको साफ साफ दिख रहे हैं भाई कि ये पैरेलल है। अब हमने कहा कि इसको जोड़ के दिखाओ जरा, इसका टोटल बताओ। तो आप क्या बताएंगे भाई जल्दी से? इसका टोटल बताएं जरा आप हमें। तो इसका टोटल निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई? आप 1/r इक्वल्स टू 1/r1, 1/r2, 1/r3 ऐसे करेंगे। ठीक है। अच्छा भाई, अब मैथ है, अब फिजिक्स नहीं है, ध्यान से देखना। तीनों का एलसीएम कितना आता है 12। ये किया तो 6 3 2, तो कितना आ गया 11/12। अब अगर यहीं पे आंसर छोड़ दोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 1/r की वैल्यू आई है, हमें तो r निकालना है। तो r निकालोगे तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, उल्टा करोगे तो आंसर आएगा 12/11। आया 12/11। इसको सॉल्व करोगे तो 1.9 समथिंग आएगा, है ना। तो अब आप देखो ये वैल्यू इन सभी से छोटी आ रही कि नहीं आ रही। और यही बात हमने आपको पीछे बताया था कि नहीं बताया था कि जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो आंसर में जो रिजल्टेंट आता है वो बाकियों से हमेशा छोटा आता है और सीरीज में बाकियों से हमेशा बड़ा आता है। तो ये आई होप अब आपको समझ में आया होगा। बताओ भाई। हाँ, क्लियर सभी को? इस टाइप के आपके पेपर में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं लेकिन कभी कभी आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए छोटे छोटे सॉल्यूशंस के साथ। अब आ जाते हैं ओम भैया के पास। ओम सर हमारे आते हैं लॉ लेकर, जिससे कहते हैं ओम्स लॉ, आप सबने पढ़ रखा है। थोड़ा सा कुछ बातें याद रखिए। ओम का नियम तब लागू होता है जब आपके पास कोई कंडक्टर होता है, बस। ये सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स में लागू होता है, सभी में ओम का नियम नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ चालक पदार्थ में। ओके। अच्छा, ओम का नियम कहता क्या है? ये कहता है कि भैया अगर आपने फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रखी हैं, यानी कि तापमान दाब ये सारी चीजें नहीं बदल रहे हो, तो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट फ्लो करती है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि किसी भी विद्युत परिपथ में अगर उसका टेम्परेचर और सराउंडिंग में कुछ भी बदलाव ना किया जाए तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। मतलब अगर आप वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ेगा, वोल्टेज घटाओगे तो करंट भी घट जाएगा। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर्स पर लागू होती है, चालक पदार्थों पर लागू होती है, और किसी पर नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, ये हो गया सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आगे चलते। अब आपको पता है जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। तो यहां पर हमने बराबर का साइन लगाया है तो एक कांस्टेंट आर आ जाएगा, v इक्वल्स टू आई आर। ये आ गया।
यहाँ पे आर क्या है, आर है रेजिस्टेंस, जो आप पीछे पढ़ के आ रेजिस्टेंस। यहां पर इसका यूज एज अ कांस्टेंट हुआ है, एज अ कांस्टेंट इसका यूज यहां पर किया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब ओम के नियम से ग्राफ पेपर में बड़ा पूछा जाता है, कहते हैं बताइए ओम के नियम का ग्राफ कैसा बनता है। तो भाई हमेशा याद रखिएगा, ओम के नियम में जब कभी भी आप ग्राफ बनाएं तो सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्ट्रेट लाइन, ये है ओम के नियम का ग्राफ। वोल्टेज और करंट एक दूसरे के अनुपाती हैं और आर यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ऐसा ग्राफ बनता है। अब यहां से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आप जरूर गलत करते हो। क्या क्वेश्चन है, आर इज डिपेंड्स ऑन, जो आर यहाँ पर कांस्टेंट है जो कि आपका रेजिस्टेंस है, वो इनमें से किस चीज पर डिपेंड करता है, वी पर, आई पर, दोनों पर, या फिर किसी पर? बताइए भाई। आर जो रेजिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है, वी, आई, दोनों, या किसी पर नहीं? बोथ। शिल्पी जी कह रहे हैं नन ऑफ देम, शाजिया नन ऑफ देम। हाँ भाई ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर जो v इक्वल्स टू आई आर है उसमें r सिर्फ एक कांस्टेंट के रूप में आया है, वो डिपेंड नहीं करता है ना वोल्टेज पर ना करंट पर। ठीक है, r का जो फॉर्मूला हमने पीछे आपको पढ़ाया है ना, बस उन्हीं पर डिपेंड करता है, रो एल बाई ए। बस वायर की लंबाई पर निर्भर करेगा, वायर के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा, और प्रतिरोधकता पर निर्भर करेगा, और तापमान तो है ही, आपको पहले ही बता दिया था। लेकिन कभी भी ये मत कहना कि वो V पर या फिर I पर निर्भर करता है। वोल्टेज और करंट चाहे जितना बढ़ा दो चाहे जितना घटा दो, R पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ये बात भी आप दिमाग में एकदम बैठा के चले। ओके, आगे बढ़ते हैं भाई। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल वो डिवाइस होती है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देती है। ओके, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। ओके, उसे कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक सेल। ओके, सिंपल सा पॉइंट है। इलेक्ट्रिक सेल आपने देखा ही होगा, आपके घरों में है। वो क्या होता है, केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, जब तक वो केमिकल्स रहते हैं तब तक वो क्या करता है, उसका यूज करता है और इलेक्ट्रिसिटी बनाकर आपको देता रहता है। फिर एक टाइम बाद वो खत्म हो जाता है तो फिर वो आप फेंक देते हैं। इसी हिसाब से दो टाइप के सेल मार्केट में आते हैं। सेल को पहचानने का तरीका क्या है, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन। जब अकेला होगा तो वो सेल होगा, और जब कई सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, बैटरी बनाते हैं। जैसे आपके मोबाइल की बैटरी, तो इसमें देखो कई सारे सेल जब आपस में जुड़ गए तो वो बैटरी बना लिया। ठीक है, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे काफी वीडियो आते रहते हैं, उसमें क्या करते हैं लोग, बल्ब जलाते हैं कई सारे सेलों को जोड़कर। देखा होगा आपने कि छोटे छोटे सेल होते हैं इसी टाइप के, और उन कई सारे सेलों को तार से जोड़ देते हैं और फिर वो बल्ब जला देते हैं, कहते हैं ये देखो लॉजिक बढ़िया सा, और वीडियो वायरल हो जाते हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसके पीछे एक सिंपल सा साइंस है कि जब हम कई सारे सेल जोड़ते हैं तो वो बैटरी बन जाती है, और बैटरी बनने से क्या होता है, उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, और एनर्जी ज्यादा हो जाती है तो मतलब वो आराम से बल्ब को जला देगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम करता है। तो सेल आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी और एक होता है सेकेंडरी। प्राइमरी यानी कि प्राथमिक सेल, जो यूज एंड थ्रो होते हैं, यूज करिए, चार्जिंग खत्म, फेंक दीजिए। जैसे आपका घड़ी का सेल, रिमोट का सेल, इनमें कौन कौन एग्जांपल आते हैं, वोल्टेक,
डेनियल, लेक्लासे, मर्क्यूरी, ये सारे के सारे सेल जो होते हैं वो प्राइमरी सेल होता है। इनको आप दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, जब तक इनमें रासायनिक ऊर्जा है तब तक प्रयोग करिए, फिर खत्म हो जाए फेंक दीजिए। लेकिन सेकेंडरी सेल जो होते हैं वो चार्जेबल होता है, उन्हें आप बार 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 चार्ज कर सकते हैं। ये अम्ल और क्षार से बने होते हैं। निकेल और कैडमियम की जो बैटरी आती है वो सब आपके मोबाइल की बैटरी उन्हीं सेल से बनी है, तो वो बार बार चार्जेबल है ना। तो आप जो भी चीजें चार्ज कर सकते हैं वो सब सेकेंडरी सेल से ही बनाई जाती है। ओके, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है। इनको आप बार बार यूज कर सकते हैं चार्ज करके काफी टाइम तक। तो दो टाइप के आपके सेल आते हैं। इसके बाद आता है डोमेस्टिक सर्किट। डोमेस्टिक सर्किट, सर्किट बनाना बहुत आसान है। मान लो आपसे अब आपके सीटेड एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एक सर्किट है, अल्टरनेटिंग करंट बह रहा है और यहां पर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। और ये वायर हम जोड़ रहे थे, वायर इतना छोटा पड़ गया, है ना, वायर हमारा इतना छोटा पड़ गया। वायर जब छोटा पड़ गया तो अब हम बताओ इनमें से किस मटेरियल का यूज करें कि ये सर्किट कंप्लीट हो जाए। ऑप्शन में था वुड, प्लेट, कॉर्क या फिर प्लास्टिक। अब बताओ कौन नहीं बता पाया इसका आंसर। हाँ भाई, आप किसका यूज करें कि सर्किट कंप्लीट हो जाए और बल्ब जलने लगे। हाँ भाई, ब्लेड का यूज करेंगे, कॉमन सेंस, क्योंकि ये धातु है। ब्लेड आपका धातु है, मेटल है, और धातु को जब हम वहां रखा देंगे तो वो विद्युत धारा प्रवाहित करने लगेगा। ये क्वेश्चन आता है पेपर में। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं डोमेस्टिक सर्किट की। डोमेस्टिक सर्किट का मतलब है कि आपके घर में जो सप्लाई आती है वो आती है अल्टरनेटिंग करंट। आपके घर की बात हो रही है, एसी आता है आपके घर में। ओके, अच्छा, आपके घर में जब कभी भी वायरिंग करी जाती है तो कैसा कनेक्शन किया जाता है आपको पता है? सीरीज कनेक्शन करते हैं या पैरेलल कनेक्शन करते हैं? तो आपके घर में जब कभी भी कनेक्शन किया जाता है तो वो हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है। ओके भाई, हमेशा कैसे जोड़ते हैं? समांतर क्रम में। कभी भी आपके घर में सीरीज कनेक्शन नहीं किया जाता, क्यों? क्योंकि सीरीज कनेक्शन में एक नुकसान है कि अगर स्टार्टिंग की चीज बंद करोगे तो आगे की सब बंद हो जाएगी। जैसे अभी दिवाली आने वाली है, दिवाली आप लोग बढ़िया सजाने के लिए झालरें लगाते हो, तो उसमें देखते हो ना, एक बल्ब अगर खराब हो गया ऊपर का तो पूरी झालर खराब हो जाती है। क्यों पूरी झालर बंद क्यों हो जाती? क्योंकि भाई इसमें सीरीज कनेक्शन होता है। जैसे ये पहला बल्ब, ये दूसरा बल्ब, ये तीसरा, चौथा, ऐसे करके सारे बल्ब जुड़े हुए, ठीक, इस तरह से। अब मान लो ये वाला बल्ब खराब हो गया, ये खराब हो गया, अब इसी में करंट नहीं जा रहा है तो आगे करंट कैसे जाएगा? जब तक इससे करंट नहीं गुजरेगा तब तक आगे नहीं जा सकता, ठीक है। इसी वजह से ये पूरी झालर आपकी बंद हो जाती है एक बल्ब की वजह से। अगर आपके घर में भी अगर हम ऐसे ही कनेक्शन कर दें, मान लो यहाँ पे टीवी जो है, यहाँ फ्रिज, यहाँ पंखा, यहाँ पे कूलर, यहाँ ऐसे कर करके सारी चीजें जुड़ी हुई है, और लास्ट में आप जुड़ जाओ, हैं, आप भी जुड़े हुए हो। अब पता चला हमारा टीवी देखने का मन नहीं है, हमने टीवी बंद किया, पूरे घर की लाइट बंद हो गई क्योंकि स्टार्टिंग में टीवी लगा हुआ है। इस तरह से समस्या है। लेकिन हम कहते हैं पहला कनेक्शन, जो चलाने का मन है चलाओ, जो नहीं मन है ना चलाओ, कोई दिक्कत नहीं। ओके, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता है। ओके, अच्छा, आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन, ये इस तरह से आप घर में कनेक्शन होता है। आपके घर में 3 वायर चलते हैं जनरली, वो 3 वायर कौन कौन से होते हैं? एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल वायर, और एक होता है अर्थ वायर। ओके, लाइव वायर जो होता है वो एनर्जी या चार्ज लेकर आपके पास तक आता है, जिसका आप लोग यूज करते हैं
ओके, और यूज करके आप अपने घर की चीजें चलाते हैं। न्यूट्रल क्या करता है, वो डिस्चार्ज को लेकर वापस जाता है। और अर्थ क्या करता है, लीकेज करंट अगर है कहीं पर भी उसको लेकर अर्थिंग में भेज देता है, अर्थिंग कर देता है उसकी, है ना, जिससे आपको शॉक वगैरह ना लगे। तो ये तीन आपके सिंपल से कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करते हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। ओके भाई। अच्छा, लाइव वायर, न्यूट्रल और अर्थ अगर आप देखें, आपके जो स्विचेस होते हैं, प्लग जो आप लगाते हैं, जो 3 प्लग आता है, 2 प्लग वाला नहीं, 3 प्लग में जो ऊपर वाला प्लग होता है वो काफी बड़ा होता है, लंबा होता है, और बाकी दोनों इक्वल साइज के होते हैं। ऐसा क्यों, सोचा है कभी कि ऊपर वाला लंबा क्यों होता है, बाकी दोनों इक्वल साइज के होते हैं नीचे के? ऐसा इसलिए क्योंकि ऊपर वाले में जुड़ता है अर्थ वायर, और इसमें से एक में जुड़ता है लाइव और एक में जुड़ता है न्यूट्रल। ये पहले अंदर जाए, इसीलिए इसको बड़ा बनाते हैं। कि मान लो आपके बोर्ड में कहीं लीकेज ऑफ करंट है ना, करंट का लीकेज है बोर्ड में, तो लीकेज अगर हो रहा होगा तो ये पहले अंदर जाएगा, तो इसके अंदर वो करंट चली जाएगी और ये उसे अर्थिंग में भेज देगा, जिससे कि आपके अप्लायंसेस खराब नहीं होंगे, है ना। तो ये लॉजिक यहाँ पर काम करता है, सिंपल सा यही लॉजिक आपका काम करता है, इसीलिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाया जाता है। ओके, तो ये पॉइंट भी अच्छे से याद रखिएगा। तो हमने डोमेस्टिक सर्किट को सीखा कि डोमेस्टिक सर्किट में पहला कनेक्शन होता है, 3 वायर आते हैं, लाइव, न्यूट्रल, अर्थ। इनके कलर भी इंडिया में डिसाइड है। इंडिया में लाइव वायर का कलर दिया गया है रेड, न्यूट्रल का कलर दिया गया है ब्लैक, और अर्थ का कलर दिया गया है ग्रीन। ओके, तो ये 3 कलर आपको जनरली यहाँ पर दिए गए हैं, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। ठीक है भाई। अच्छा, चलो, ये हो गया आपका लॉजिकल पॉइंट। अब इसके बाद आपका लास्ट पार्ट बचता है शॉर्ट सर्किट। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट का पार्ट हम पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना पढ़िएगा। आपको कहीं पर भी कोई कॉन्सेप्ट में डाउट लगे या कोई कंफ्यूजन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में हमसे पूछ सकते हैं। ओके भाई, तो इतना आप आराम से पढ़ लीजिएगा आज। अभी कोई डाउट या क्वेश्चन हो तो पूछ लो भाई। अभी किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो बता दूं। ओके ओके, धन्यवाद। नहीं है, चलो भाई, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई डाउट हो तो आप वहां पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।